नमस्कार। आज की क्लास में हम राजनीति के अध्ययन का आधुनिक उपागम, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का आधुनिक उपागम के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लासों में हमने परंपरागत उपागम, जिसमें दार्शनिक, कानूनी, संस्थात्मक इन पद्धतियों का अध्ययन किया था। अब हम आज की क्लास से आधुनिक उपागम के बारे में पढ़ेंगे। और आधुनिक उपागम भी आपके सिलेबस में है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के विशेष संदर्भ में। तो मुख्य बल हम देंगे व्यवहारवाद पर और उत्तर व्यवहारवाद पर, जिससे आपका सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि आधुनिक उपागम की जो शुरुआत हुई है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। कि राजनीति में ऐसे क्या परिवर्तन हो गए कि आपने कौन सी चीज़ों को समझने में ऐसी भूल कर दी राजनीतिक वैज्ञानिकों ने कि विश्व एक महायुद्ध की ओर अग्रसर हो गया, जिससे व्यापक जन धन की हानि हुई थी। तो राजनीति के ऐसे कौन से पक्षों का हमने अध्ययन का नहीं किया जिससे कि हम इस चीज़ को टाल सके या इसकी पूर्व सूचित कर सके। तो इसके लिए आधुनिक उपागम का विकास दूसरे विश्व युद्ध के बाद मुख्य रूप से हुआ, परंतु इसके जो संकेत थे कुछ, वो 20वीं शताब्दी के शुरू से ही मिलने लगे थे। 20वीं शताब्दी शुरू अर्थात 1901 के आसपास। 1908 में एक पुस्तक आई थी ग्राहम वेलास की, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, मानव प्रकृति और राजनीति की, मानव की प्रकृति और राजनीति में आपस में क्या संबंध है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ये बुक थी ग्राहम वेलेस की। और एक दूसरी किताब आई थी ऑर्थर जे बेंटली की, ऑर्थर बेंटली। ऑर्थर बेंटली की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो जो द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट आई थी उसमें जो ऑर्थर बेंटली की बुक आई थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात सरकार की प्रक्रियाएं, गवर्नमेंट की क्या क्या प्रक्रिया होती है, इसके ऊपर बुक आई थी। तो ये दो जो शुरुआती पुस्तकें आई थी, ग्राहम वेलास की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और ऑर्थर बेंटली की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, तो इन किताबों ने अंतर्गत केवल राजनीतिक संस्थाओं पर ही विचार नहीं किया गया, बल्कि राजनीति की अनौपचारिक प्रक्रियाओं को समझने पर जोर दिया गया था। और अनौपचारिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए मनुष्य के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक पक्षों की जानकारी होनी जरूरी है। तो ह्यूमन नेचर को समझना मुख्य था, इसका मुख्य उद्देश्य था मानव के व्यवहार को समझना, व्यक्ति के व्यवहार को प्रमुखता दी गई थी कि व्यक्ति व्यवहार करता है तो समूह में कैसा व्यवहार करता है, पृथक रूप से व्यक्तिगत रूप से वो कैसा व्यवहार करता है। तो जब व्यक्ति के व्यवहार को अध्ययन में वरीयता देने लगे तो व्यक्ति को व्यवहार को वरीयता देने पर उसके अनुभव और उसके यथार्थ को समझना पड़ेगा। तो अनुभव मूलक अध्ययन पर विशेष जोर दिया गया था। और एक बुक आई थी इससे पहले एलेक्स डी टेकवेल की, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, अमेरिकी लोकतंत्र। इसमें बोला कि अमेरिकी लोकतंत्र में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वहाँ पर लोकतंत्र का संचालन सफल रूप से हो रहा है। तो इसके लिए एक व्यवहारिक राजनीति को अध्ययन की मांग उठने लगी। ग्राहम वेलास ने जो अध्ययन शुरू किया था उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते ग्राहम एक व्यवहारिक राजनीति के अध्ययन की मांग जोरों जोरों से उठने लगी और राजनीति में समूह के अध्ययन की मांग उठने लगी। ये जब सब शुरुआत हुई तो उसके बाद कई धीरे धीरे अध्ययन होने लगे, जिसमें चार्ल्स मरियम है, हेराल्ड लेसवेल है, जिन्होंने अध्ययन किया था। आपके जो सिलेबस में है वो है मुख्यतः व्यवहारवाद। और व्यवहारवाद में मुख्यतः जो इस पर एक आधुनिक उपागम है राजनीति का, इतना तो आपको मैंने पहले ही बताया कि व्यवहारवाद एक आधुनिक राजनीतिक उपागम है। आधुनिक उपागम व्यवहारवाद के विशेष संदर्भ में आपके सिलेबस में है।
तो व्यवहारवाद है क्या? ये उपागम दिया किसने था? व्यवहारवाद का मुख्य जो प्रणेता था वो था डेविड ईस्टन। ये व्यवहारवाद का मुख्य प्रणेता था डेविड ईस्टन, जिसने राजनीति में व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत की थी। अब व्यवहारवाद है क्या? मुख्य रूप से अगर हम देखें तो व्यवहारवाद क्या है? तो राजनीति के एक आधुनिक उपागम है, इतना तो हमें पता है कि एक राजनीति के समझने का आधुनिक उपागम है व्यवहारवाद। और इसमें यथार्थ राजनीति को समझने की दृष्टि है। यथार्थ राजनीति अर्थात धरातल पर राजनीति कैसा काम करती है। जैसे आप देखते हो कि सिद्धांत तो स्वयं राजनीति की व्याख्या देने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वो सिद्धांत व्यवहारिक रूप से कैसे काम करते हैं, इनका अध्ययन हमें पॉलिटिक्स साइंस के अंतर्गत करना चाहिए। और राजनीति के अनौपचारिक पक्षों का अध्ययन। अनौपचारिक पक्ष कौन से हुए? जो एक व्यवस्थित नहीं होते हैं। औपचारिक तो जैसे संसद है, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो परंपरागत जो राजनीति थी उसमें क्या किया जाता था? साधारण रूप से राजनीतिक संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। राजनीतिक संस्थाएं अर्थात औपचारिक राजनीति, जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि किसी देश के विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका की रचना कैसे होती है, उनके क्या क्या काम है, उनकी कानूनी शक्तियों के क्या क्या है, उनका लिमिटेशन कहाँ कहाँ है, उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो इन संस्थाओं के मानक रूप पर अध्ययन किया जाता था, उनके कानूनी शक्तियों का ही अध्ययन किया जाता था। परंतु ये प्रचलित संविधान या कानून यथार्थ के धरातल पर इनका प्रयोग कैसे होता है, इस पक्ष पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता था। यथार्थ संविधान या कानून यथार्थ धरातल पर कैसा काम करता है, इसको ही अनौपचारिक पक्ष के रूप में हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो ये यथार्थ राजनीति अनौपचारिक पक्ष का अध्ययन इसमें किया जाता था। तो इन संस्थाओं के अनौपचारिक रूप जो कि औपचारिक की तुलना में अधिक अस्थिर होता है। औपचारिक तो पक्ष होता है, संसद के कानून है, संविधान है, वो तो एक स्थिर पक्ष होते हैं, जबकि अनौपचारिक अर्थात यथार्थ राजनीति के समीकरण तो हर समय परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए इन परिवर्तनों का अध्ययन राजनीति के यथार्थ विश्लेषण के लिए जरूरी हो गया था। और उसके बाद इन औपचारिक संस्थाओं के बाहर भी जो समूह होते हैं जो यथार्थ राजनीति को प्रभावित करते हैं, उनकी गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान देने पर जोर दिया जाने लगा। तो एक तरीके से व्यवहारवाद क्या है? राजनीति का आधुनिक उपागम है जिसमें राजनीतिक यथार्थ को समझने की दृष्टि है, और इसके लिए राजनीति के अनौपचारिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। और अनौपचारिक पक्ष अर्थात व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन मुख्य रूप से किया जाता है। व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार का और व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न सामाजिक तत्वों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विभिन्न सामाजिक तत्वों पर विशेष जोर दिया जाता है। तो इसमें ये देखा जाता है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका की रचना कैसे हुई, इसकी बजाय ये देखा जाता है कि विधायक, मंत्री, अधिकारी तंत्र और जज के वास्तविक व्यवहार के प्रतिमान किस प्रकार है, वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं। और इसके अतिरिक्त सामाजिक स्पेयर है उसके अन्य पात्रों पर, जैसा कि मतदाता है, हित समूह है, विशिष्ट वर्ग है, राजनीतिक दल है, सामाजिक आंदोलन है, इनके प्रतिभागी और नेताओं के व्यवहार का अध्ययन भी राजनीति के अंग को यथार्थ रूप से समझने के लिए करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हमें ये देखना चाहिए कि ये सब पात्र क्या बोलते हैं। विधायक है, मंत्री है, एमएलए हैं, जजेज है, ये आपस में कैसे रिलेशन बनाते हैं, आपस में कैसे संदेश भेजते हैं, एक दूसरे को कैसे समझाते हैं, ये लोग मतदान किस प्रकार करते हैं, किस किस भूमिका में करते हैं। और इन सब को प्रभावित करने वाले विभिन्न सामाजिक तत्वों जैसा कि राजनीतिक संस्कृति पर विशेष ध्यान देने को जोर दिया जाता है।
तो ये राजनीतिक भूमिकाओं के पात्रों के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन है। तो ये एक व्यवहारवाद का सामान्य सा अर्थ हमने आज की क्लास में ये समझा कि व्यवहारवाद है क्या आखिर। आधुनिक उपागम है जो यथार्थ राजनीति को समझने पर बल देता है। इसके लिए व्यक्तिगत व्यवहार और राजनीतिक अनौपचारिक पक्षों का अध्ययन और उनको प्रभावित करने वाले सामाजिक तत्वों पर विशेष बल दिया जाता है। तो ये एक व्यवहारवाद का सीधा सरल सा अर्थ आपको समझ में आया आज की क्लास में। अब आगे हम इसमें देखेंगे कि इसको अध्ययन की पद्धति क्या होगी, अर्थात इसको किस प्रकार अध्ययन किया जाएगा अगर हम राजनीति के यथार्थ के पक्ष को देखेंगे तो व्यवहारवाद में क्या आता है कि यथार्थ राजनीति के स्वरूप और उसके गतिविधियों के साथ साथ इसके परिवेश को समझने के लिए, परिवेश अर्थात जिस परिवेश में ये यथार्थ राजनीति अपना आकार लेती है, जिस परिवेश में आप काम करते हो, जिस परिवेश में आप राजनीतिक व्यवहार करते हो, उस परिवेश को समझने के लिए अन्य सामाजिक विज्ञान से सहायता लेना जरूरी हो जाता है। अर्थात अन्य सामाजिक विज्ञान की सहायता लेना, अन्य सामाजिक विज्ञान जिसमें आपके समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, इनको समझने की भी ज़रूरत रहती है। तो इन सब को मिलाकर अपन हम राजनीति का अध्ययन करेंगे, तो इन सब को मिलाएंगे तो अंतर्वैषयिक उपागम बोलते हैं उसको हम, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अर्थात अंतर्विषयक अर्थात कई विषयों का एक साथ अध्ययन, राजनीति के साथ साथ अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इन सब का अध्ययन जरूरी हो जाता है। और इसके लिए राजनीतिक की वैज्ञानिक तकनीकों के साथ साथ समाज वैज्ञानिक, अर्थशास्त्रीय तकनीकों का भी प्रयोग किया जाता है। और इससे व्यक्ति के अर्थात व्यक्ति किस आर्थिक परिवेश में काम करता है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उससे उसकी राजनीतिक व्यवहार प्रभावित होगा। सामाजिक समूह किस प्रकार के समूह में रहता है, किस प्रकार के पीयर्स ग्रुप में रहता है, अर्थात आसपास के लोग कैसे, उसका मित्र मंडली कैसी है, ये सब। और मनोविज्ञान अर्थात व्यक्ति के मनोविज्ञान को समझना कि व्यक्ति पर्टिकुलर परिस्थिति में कैसा व्यवहार करता है, ऐसा क्यों करता है, इनका अध्ययन जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए अंतर्विषयक उपागम को प्राथमिकता दी जाती है व्यवहारवाद में। अंतर्विषयक उपागम के साथ साथ व्यवहारवाद एक वैज्ञानिक पद्धति पर भी बल देता है। वैज्ञानिक पद्धति पर बल देने के साथ साथ ये मूल्य निरपेक्ष उपागम अर्थात मानक स्थापित नहीं करता। ये मूल्य अर्थात ये ऐसा नहीं कहते ऐसा होना चाहिए, ये तथ्यात्मक अध्ययन करता है। तथ्यात्मक जो वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य आधार है, तथ्यात्मक, ये तथ्यों पर मुख्य जोर देता है। और वैज्ञानिक पद्धति होती है वो प्रत्यक्षवाद पर विश्वास करती है। प्रत्यक्षवाद अर्थात जो आप पॉजिटिविज्म अर्थात जो आप देखते हो उसके बारे में अध्ययन। और प्रत्यक्षवाद के मुख्य दो प्रकार हैं, एक तो अनुभवमूलक और एक तार्किक। अनुभवमूलक में क्या होता है कि जैसा कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या अनुभव करते हैं, इसकी विशेषता है कि सब मनुष्य का अनुभव एक जैसा होता है। तो अपने अनुभव की पुष्टि और सत्यापन कर सकते हैं हम। एक पैटर्न अनुभव की व्यक्ति पर्टिकुलर एक प्रकार का अनुभव करेगा, व्यवहार करेगा, इसको हम एक प्रतिपुष्टि कन्फर्मेशन कर सकते हैं, इसकी और वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसका अध्ययन हमें करना चाहिए। दूसरा है कि तार्किक कथन। तार्किक कथन जैसे कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, तो इस कथन को सब मनुष्य सही मानते हैं और अपनी तर्क बुद्धि से इसकी पुष्टि भी कर सकते हैं। तो ऐसे कथन का सत्यापन भी किया जा सकता है। परंतु कोई बात या कोई वस्तु सुंदर है, उत्तम है, ऐसा कथन को हम ये पुष्टि नहीं कर सकते और ना इसकी हम वो अपनी तर्क बुद्धि के आधार पर इसका व्यवहार कर सकते हैं कि जो आपकी दृष्टि से देखने में सुंदर है वो हम हो सकता है हमारी दृष्टि से देखने में सुंदर नहीं हो। तो ऐसे कथन इसमें इनका अध्ययन नहीं किया जाता है, तार्किक अध्ययन किया जाता है। और ये वैज्ञानिक स्तर पर किसी चीज़ की अगर पुष्टि नहीं की जा सकती तो ऐसे कथन को ये मान्यता व्यवहारवादी क्रांति नहीं देती है। तो ये मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण का समर्थन करता है। तार्किक प्रत्यक्षवाद जो है इसको वियना स्कूल सर्किल के रूप में जाना जाता है, वहाँ पर ये विकसित हुआ था 20वीं शताब्दी के शुरुआत में ही। तो ये आपका आज की क्लास में हमने देखा कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद क्या है आधुनिक उपागम में,
और फिर व्यवहारवाद में किन किन चीज़ों का अध्ययन होता है, अनौपचारिक राजनीति, यथार्थ की राजनीति, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया। मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार, इसको समझने के लिए उसको प्रभावित करने वाले सामाजिक पक्ष, अगर इनका अध्ययन करेंगे तो अध्ययन की पद्धति हम किस प्रकार अपनाएंगे, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ लेकर हम इसका अध्ययन करेंगे। अंतर्विषयक उपागम है, वैज्ञानिक पद्धति है, मूल्य निरपेक्ष उपागम है जिसमें अनुभव और तार्किक कथन को मुख्य बल दिया या मान्यता दी जाती है। तो आज की क्लास में हम यही समाप्त करते हैं जिसमें व्यवहारवाद देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके पढ़ेंगे व्यवहारवाद की जो मुख्य विशेषताएं क्या थी और फिर इसकी आलोचनाएं, और आलोचना होगी तो जो नया उभर कर सामने आएगा वो आएगा उत्तर व्यवहारवाद, वो पढ़ेंगे। तो आज की क्लास ये समाप्त करते हैं। थैंक यू।